श्री जोगेश्वर गर्ग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। 1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति 2024-25 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति क 2024-25 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति ख 2024-25 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। 4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 2024-25 के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए। प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। श्री जोगेश्वर गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमशः जनलेखा समिति 2024-25, प्राक्कलन समिति क 2024-25, प्राक्कलन समिति ख 2024-25 एवं राजकीय उपक्रम समिति 2024-25 प्रत्येक के लिए अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन किए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभी स्वीकृत किया गया है। सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अभिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्ययन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233(1) को निलंबित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है का मनोनयन करें। प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगली ERCP की कार्रवाई शुरू किया जाए उसके पहले मुझे आपको सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री के राज्यपाल अभिभाषण पर उत्तर दिए जाने एवं सदन की कार्रवाई स्थगित किए जाने के तुरंत पश्चात सदन में
सीपीए की साधारण बैठक होगी। अपने यहाँ सबको ध्यान है कि सीपीए का गठन होता है, अपन सब उसके साधारण सभा के सदस्य हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपन इकट्ठे होकर के उसकी जो औपचारिकता है, उसकी जो कार्यसूची है, उसको अपन पूरा करेंगे। दूसरी सूचना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अपने यहाँ बना है और उसके सदस्यता फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी भी बहुत कम सदस्यों ने अप्लाई किया है, तो सबको सूचित करते हुए जो भी उसके सदस्य बनना चाहें, मैं समझता हूँ अधिकांश लोग उसके सदस्य बने, ऐसा आग्रह है कि सदस्यता फॉर्म शीघ्र भर करके अपने यहाँ पे सचिव जी को आप दे दें। तीसरा एक आग्रह कि इस एआरसीपी के सारे चर्चा के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने वाद विवाद होगा। वाद विवाद के लिए समय क्योंकि अपने निर्धारित है, क्यों ठीक 4 बजे विपक्ष के नेता अपना भाषण शुरू करेंगे और ठीक 5 बजे मुख्यमंत्री जी अपना उत्तर देंगे। उस दौरान सभी पक्षों से मेरा निवेदन है कि दोनों विपक्ष के नेता जब बोले, इधर से कोई नहीं बोले, और जब सदन के नेता बोले तो इधर से भी कोई भी टिप्पणी न करे, कोई बीच में न बोले। ये दोनों सदन में माननीय सदस्य हैं, दोनों बोलने वाले हैं। एक पक्ष बोलेगा फिर दूसरा पक्ष बोलेगा तो सदन चल नहीं पाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात का अपन कठोरता से पालन करें और सभी सदस्यों के अपने अपने सचेतक, अपने अपने नेता उनको निर्धारित करें कि इस प्रकार का बीच में न बोले। अब ईआरसीपी पे अपने जो कल मैंने कहा था कि आध घंटे की चर्चा होगी, निश्चित रूप से उस पर चर्चा में समय सीमाएं हैं, इसलिए बहुत कम सदस्यों को इसमें जिन्होंने नाम दिए उसमें से भी जो आवश्यक हैं उनको अनुमति होगी। सबसे पहले माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना एवं एकीकृत ईआरपी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल के संबंध में रहीमदास जी भी कह गए हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अर्थात पानी मनुष्य के जीवन का स्रोत है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में जल महत्वपूर्ण है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल है जहाँ जल नाम मात्र का है। साथ ही यहाँ वर्षा के कम होने से भीषण अकाल भी पड़ता रहा है, ये अपन सभी को विदित है। वर्षा को प्रभावित करने वाले पेड़ों की भी कमी है। इस कारण राजस्थान का जल संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा भारत के समग्र विकास हेतु नंदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, राजस्थान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं रोजगार सृजन हेतु उद्योग स्थापित करने हेतु वर्ष 2017 में ईआरपीसी की विस्तृत ईआरसीपी कह रहा हूँ, ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में 2018 से 2023 तक
इस योजना को लागू करने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास एवं प्रगति नहीं की गई थी, बल्कि एक ऑपरेशन बनाया था। उस निगम को सिर्फ 200 करोड़ रुपए दिए और 200 करोड़ रुपए देने के बाद उस निगम को कहा कि आप जमीनें बेचो, टापू बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 14,000 करोड़ के टेंडर लगाओ। नहीं तो कोई वित्तीय प्रावधान था, आपने टेंडर लगा दिए और आप दावा कर रहे थे केंद्र सरकार से कि या तो आप करो नहीं तो हम करेंगे। पैसा तो था नहीं, कहाँ से करते। इसके अलावा भी जब जब आपको दिल्ली बैठक के लिए बुलाया 12/11/2021 को, तब ने तो आपके मंत्री गए न आपके सेक्रेटरी गए। 13/12/2022 को बुलाया तो उसमें न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी गए न मंत्री जी गए। 27/9/2023 को बुलाया, उसके अंदर आपके न तो कोई सेक्रेटरी गए न कोई मंत्री जी गए। 14/12/2023 को बुलाया, न आपके मंत्री जी गए। इस तरह से आप सब लोगों, सिर्फ कांग्रेस सरकार ने लोगों को दिखावा करने के लिए तत्कालीन सरकार ने ये कार्य किया, धरातल पे इसको लागू करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। राजस्थान में तो जन संसाधन की उपलब्धता में हालत काफ़ी खराब है। राज्य में देश के कुल सतही जल का मात्र 1.16% एवं कुल भूजल का मात्र 1.72% ही पाया जाता है। अतः हमें सतही जल के मुख्य स्रोत व वर्षा के जल का संरक्षण तथा समुचित प्रबंधन के साथ साथ भूमिगत जल के कुशल उपयोग की आवश्यकता है। राजस्थान के जल संकट के निवारण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी के सार्थक प्रयास से, जैसे हजारों वर्ष पहले ऋषि भागीरथी के तपोबल से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसी तरह के प्रयास से राजस्थान के लिए संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इस प्रकार एकीकृत ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। वीर वीरांगनाओं की पावन धारा राजस्थान का ये अति विशेष सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत दिसंबर 2023 से ही सरकारी स्तर पर एवं व्यक्तिगत रूप से भी परियोजनाओं को अतिशीघ्र धरातल पर लाने हेतु सकारात्मक रूप से प्रयास किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संशोधित PKC लिंक योजना को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों की वार्ता दिनांक 28/1/2024 को आयोजित हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस योजना के क्रियान्वयन के हेतु सकारात्मक बातचीत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य बहुत प्रतीक्षित MOU पर दिनांक 28/11/2024 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार ये MOU दोनों ही प्रदेशों के लिए स्वर्णिम युग का सूर्योदय होगा। संशोधित PKC लिंक योजना के लिए हस्ताक्षरित किए गए MOU में ERCP योजना के संपूर्ण लाभों को तथा 13 जिलों के पेयजल के लिए यानी 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई, उद्योगों के लिए पानी, 26 बांधों में जल भरने के अतिरिक्त पानी की उपलब्धता एवं तकनीकी उपादेयता के अनुसार पूर्व में सम्मिलित बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले अन्य निर्मित बांधों को भी भरा जाएगा। संशोधित PKC लिंक योजना को राष्ट्र की नदी योजना जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्राथमिकता लिंक परियोजना हेतु सम्मिलित किया गया। नदी जोड़ो परियोजना में सम्मिलित होने के कारण इस परियोजना के लिए राष्ट्र की अन्य समकक्ष परियोजना के अनुरूप केंद्र की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे राज्य के आर्थिक संसाधनों पर पहले की अपेक्षा काफ़ी कम वित्तीय भार पड़ेगा। योजना राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना में आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाने से एक तरफ न केवल पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा, साथ ही क्षेत्र के किसानों को पानी
पीने का उपलब्ध होने के कारण किसानों की वार्षिक वित्तीय आय में आशातीत वृद्धि होगी तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वार खुलने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। ये परियोजना राजस्थान के विकास की गति को डबल इंजन की मजबूत सरकार के साथ डबल करने वाली है। किसान परिवारों को अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने वाली है, जिससे किसानों का जीवन बदलेगा। साथ ही पर्यटक उद्योग जगत की नई राहें खुलेगी, भूमि का जल स्तर भी बढ़ेगा। संशोधित पीकेसी लिंग योजना के अंतर्गत ERCP की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को एकीकृत करने का कार्य राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दोनों राज्यों के गत लगभग 30 वर्षों में हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय जल आयोग के द्वारा उपलब्ध पानी की गणना की जाएगी तथा प्रस्तावित सभी लाभों तथा प्रस्तावित यहाँ पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित 26 बांधों में जल भरने का प्रावधान रखा गया था। यह हमारी सरकार की संशोधित परियोजना में इन 26 बांधों के अतिरिक्त रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख बांधों को भी परियोजना में शामिल करने हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी का अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार पूर्व में तैयार परियोजना की तुलना में संशोधित पीकेसी योजना के द्वारा कहीं अधिक लगभग 40% राजस्थान की आबादी की प्यास बुझाई जाएगी, क्योंकि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बिना मानव जाति जीवित नहीं रह सकती। इसका उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमारी सरकार कर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सबको है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही है। इस ERCP पर धन्यवाद देने की बजाय सब विजन वही है। स्टेटमेंट लिखा वो मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी का ही विजन है। मंत्री जी का कर दो, आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो। मंत्री जी का ही विजन। मंत्री लिखा हुआ पढ़ रहा है। अब सरकार का वक्तव्य है, सरकार का वक्तव्य नियमों के अनुसार लिखा हुआ आता है। आप नियमों के अध्ययन करें। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजनीति में विरोध जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन पूरी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित बन रही इस ERCP पर धन्यवाद देने की बजाय आप राजनीति कर रहे हो, यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसी योजना के लिए दृढ़ इच्छा की जरूरत होती है, जो आप में नहीं है। जो दृढ़ शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने दिखाई, वो राजस्थान की जनता ने देखा और इस निर्णय के माध्यम से देख लिया है। मेरे प्रतिपक्ष के सम्मानीय साथियों ने आरोप लगाया कि 28 जनवरी 2024 को दोनों प्रदेशों के बीच हुए MOU में राजस्थान को दिए जाने वाला पानी को घटाकर आधा किया है, जबकि ये तथ्य संशोधित पीकेसी परियोजना बनाते समय समय पर किए गए विभिन्न आकलनों में जल की मात्रा में भिन्नता रही। MOU के अनुसार DPR को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें जल की मात्रा की सही गणना की जाएगी। योजना में सम्मिलित जिलों में से कुछ जिलों में पेयजल आपूर्ति हेतु समांतर रूप से योजनाएं विकसित की गई। वर्तमान में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 13 जिलों में अगले 30 वर्षों की आबादी को मध्य रखते हुए पेयजल आपूर्ति हेतु ERCP योजना में प्रस्तावित 1730 MC के विरुद्ध 1533 MCM जल की मांग की गई है। संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंग योजना में पूर्व प्रकल्पित ERCP योजना में सम्मिलित लगभग 2 लाख हेक्टेयर नया संचित क्षेत्र पूर्व में सर्जित 80,000 हेक्टेयर को स्टेबलाइज करना, औद्योगिक आवश्यकताओं को पूर्ति के साथ ही 26 बांधों को से कई अधिक बांधों में जल भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस योजना से गंभीरी, बाणगंगा, रूपारेल एवं साबी नदियों भी रिचार्ज होगी। इससे राज्य के किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। साफ नियत यही विकास, राजस्थान की पूरी हुई आस।
टीआरसीपी से बुझेगी करोड़ों जन जन की प्यास। अग्रणी बनेगा राजस्थान, जन जन का सपना हो साकार, जन जन का सपना हो साकार, यही चाहती है हमारी भजनलाल सरकार। श्री मुरारीलाल मीणा। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो ईआरसीपी की विस्तृत रिपोर्ट में पेश की गई, सुनिए मैं इसमें आपको निवेदन करना चाहूँगा। इस प्रदेश के बारे में प्रश्न जानते कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान रखता है। पानी के हिसाब से भी जो सरफेस वाटर आप बता रहे थे कि 1.6 से मिलता है, और पूरे प्रदेश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ विभिन्न प्रकार की जल परियोजनाएँ लागू की, जिसमें इंदिरा गांधी नहर है, सरदार सरोवर है, माही है। ये पूरी राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहा और कि कोई ऐसी बड़ी योजना पूरे राजस्थान में आई नहीं, और ज़बरदस्त पानी की किल्लत पूरी राजस्थान में पैदा हो गई। आप ही की सरकार ने 2005 के अंदर एक समझौता किया था एक जल के मामले में, जिसमें जो पानी की मात्रा थी और उसमें 50% निर्भरता पर समझौता हुआ था, और उसके तहत उसी समझौते के तहत हमारी सरकार आई। आपकी सरकार ने फिर ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था जब मैडम मुख्यमंत्री थी। माननीय अध्यक्छ महोदय, उसके तहत वो जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आपने बनाया था, उसके तहत 1723.5 एमसीएम पानी सिंचाई के लिए यूज होना था, 286.4 एमसीएम पानी इंडस्ट्री के लिए यूज होना था, और 1500 एमसीएम पानी जिसमें आप बता रहे थे कि 2,02,000 हेक्टेयर के आसपास सिंचाई होनी थी, और 80,000 हेक्टेयर जो बचा पानी था उसमें जो पुराने हमारे डैम थे जो सूख गए उनके लिए उसका यूज होना था। माननीय अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि हम 26 डैमों को पानी से भरेंगे। उस समझौते के बाद में मध्य प्रदेश ने अपने 2 डैमों का निर्माण कर लिया, और करीब 2 लाख हेक्टेयर से ऊपर भूमि की सिंचाई भी कर रहे हैं। आपने जो डिपेंडेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, और आप ये कह रहे कि भाई 2,02,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि इतना पानी आपको मिलेगा ही नहीं। आपने ये नहीं बताया कि आपकी सारी परियोजना में आपको कितना एमसीएम पानी मिलेगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। भाई जब पानी मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से तो आप 26 बांधों को भरेंगे, कहाँ से आप 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे, कहाँ से आप जो 80,000 हेक्टेयर जो पहले सिंचाई हुई थी वो करेंगे। पानी आपके पास में है ही नहीं। आपने ईआरसीपी को चेंज करके आपके जनशक्ति मंत्री महोदय का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था अखबार में आज, वो कह रहे थे इन 13 जिलों के प्यासे कंठ ने 13 जिलों के प्यासे कंठ का पाप लगा, इसलिए हमारी सरकार बदल गई। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, जो आप ये पीकेसी बना रहे हो ये उन 13 जिलों के लोगों का, 13 जिलों का हमने तो उनका कंठ ही सुखाया। ये मान हमारी लापरवाही रही, मानते हैं, आप उनका कंठ काट रहे हो। पानी है ही नहीं, कहां से दोगे? आप उनका कंठ काट रहे हो। आप खरे हमने बजट प्रोविजन नहीं किया, हमने ईआरसीपी बनाई, बार बार आपसे निवेदन किया, आपने जिद पकड़ ली। हमको इसका राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है, हमको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना ही नहीं है। हमने हमारे स्तर पे बजट प्रोविजन किए। आज इस तरह डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको 200 को पानी मिलेगा। डूंगरी डैम का है, हमने काफी इसमें पैसा खर्च किया। माने मेरा निवेदन यह हो रहा है, इसमें आपने स्वयं ने बोला हम 26 डैमों में पानी डालेंगे। जैसे ईआरसीपी योजना बनी थी, आपने बनाई थी, पूरी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और आंदोलन ये हुआ था कि हमारे बैलेंस डैमों को, जो हमारे बचे हुए बांधों को और इस योजना में जोड़ा जाए। और माननीय डॉक्टर साहब बैठे, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसके बाद में हमारी सरकार ने 53 डैमों को जोड़ने का निर्णय और लिया, उनका सर्वे हुआ और 79 डैमों को ईआरसीपी योजना के तहत जोड़ा था। आप बताइए, आपकी डिमांड थी, आप केवल ये कह रहे हो कि 26 डैमों को हम पानी से भरेंगे। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, आप जो पीकेसी की योजना बना रहे हो इसमें पानी है ही नहीं। इसमें आपको 2000 एमसीएम से ज़्यादा पानी मिलेगा ही नहीं, जबकि हमको 1700
1700 एमसीएम पानी तो केवल पीने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ एक बूंद सिंचाई पूरी राजस्थान के 13 जिलों में नहीं हो पाएगी। आप हमको भ्रमित कर रहे हो, आप जनता को भ्रमित कर रहे हो। 3 रोज से खुशी मना रहे हो। कोई तो कह रहा है भागीरथ जी आ गए, कोई कह रहा क्या आ गए, आप मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ माला फहरा रहे हो, आप यहाँ माला फहरा रहे हो। आपको खुद का पता ही नहीं है। आप तो ये बता दो वो कितना पानी मिलेगा, माननीय सदस्य अनुमानित तो बता दो। आपने श्री रोहित बोहरा, आप हमको अनुमानित ये बता दो कि हमको कितना पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश में हमने 2 डैम बना लिए, वहाँ पर डैम और बढ़ेंगे। 4,26,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। हमारे यहाँ पे 1 इंच सिंचाई होगी नहीं। हमारे केवल पीने का पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे यह है, एक तो आप क्लियर कट करो भाई, इतने डैमों को हम इस लिंक योजना से जोड़ देंगे, इतना पानी हमको इस लिंक योजना से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ, जितना हमने पढ़ा, क्योंकि 2-3 साल से लगातार पूरी राजस्थान में आंदोलन चलता रहा है, एक बूंद भी सिंचाई आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कृपा करके इस MOU पे पुनः विचार किया जाए। और आपने ये तो चलती विधानसभा में आपने समझौता कर लिया, हम यहाँ पे लाते, डिस्कस करते, जिन लोगों को नॉलेज है उनसे बात करते। आपकी सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उनसे बात करते ताकि जनता का फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रोहित बोहरा। धन्यवाद स्पीकर साहब। ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ जितना बड़ा विश्वासघात इस भजनलाल सरकार ने करा है, कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले ये परियोजना 3750 MCFT की थी टोटल, जो हमें पानी मिलना था मध्य प्रदेश से, वो 3750 था। वसुंधरा जी की सरकार ने इसको 3510 MCFT की DPR बना के भेजी। वो DPR ये कह के बंद कर दी गई और ये परियोजना ये बंद कर दी गई। ये किरोड़ी लाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जो मेरे पास यहाँ पर है, लिखा हुआ है, कि राज्यसभा में पूछा था। उनने ये पूछा था कि साहब ये परियोजना क्यों नहीं आप नेशनल परियोजना घोषित कर रहे हो। आपके मंत्री ने जोधपुर से आने वाले सांसद ने क्या कहा कि डिपेंडेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 75% पानी हमारे को नहीं मिल रहा। शेम, ये आपके मंत्री ने जवाब दिया किरोड़ी लाल जी को। इधर संबोधित करिए। आप ही को कर रहा हूं सर। दूसरा, इसीलिए आपकी ये नेशनल परियोजना जो 5 साल आप कह रहे हो ना कांग्रेस सरकार ने नहीं करा, वो आपकी सरकार ने नहीं करा, मोदी सरकार ने नहीं करा, क्योंकि आपके पास 50% डिपेंडेबिलिटी। आपने कहा, इसी क्वेश्चन में आंसर है, और चाहो तो मैं टेबल कर दूंगा, ये इसी क्वेश्चन में ये आंसर है। उसमें आपके जल शक्ति मंत्री ने कहा कि साहब अब हम ERCP को हटाते हैं। ERCP परियोजना ही नहीं है, अब क्या परियोजना हो गई? PKC परियोजना हो गई। क्या मजाक लगा रहे हैं? बड़े बड़े होर्डिंगों में भजनलाल जी ने अपनी फोटो लगा रखी है। मोदी जी ने, जो मोदी जी वादा करते हैं वो करेंगे। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या जनता की आंखों में आप मट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं ये सरकार, ये जनता इस सरकार को कभी आने वाले दिनों में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आपको कभी माफ नहीं करेगी झूठ बोलने वालों। ये असत्य, सॉरी झूठ नहीं, असत्य बोलने वाली सरकार को कभी ये माफ नहीं करेगी। आपने क्या कहा? आपने इसमें 902 MCFT पानी, ये इस क्वेश्चन का आंसर में दे रखा है जल शक्ति मंत्री ने। 902 MCFT पानी आपने एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को दे दिया। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आए, आपको खुश कर दिया, आपके मुख्यमंत्री से मिल गए। और क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का CM आया, हमारे CM से मिला और हमने कर दिया। इसी ईगो में आपने शांत कर दिया। ये किसके लिए? आपने तो हमारे 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंक दी ना। हमारा कठोराघात, इतना बड़ा विश्वासघात कोई नहीं कर सकता जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। आपको टोटल वाटर मिलेगा कितना? 2412 MCFT। ये आंसर है आपके मंत्री का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका आंसर है आपके मंत्री का। आपने क्यों नहीं बताया? मंत्री यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, मंत्री को ये नहीं पता कितना MCFT पानी मिलेगा। कह रहे परियोजना की DPR वापस बनेगी। अरे इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। आपने इस सदन को झूठ बोला, आपने असत्य बोला, आपने गुमराह करा इस सदन को। मैं सबसे कहता हूं, ऐसे मंत्री को ऐसा जवाब ही नहीं देना चाहिए था। क्यों करा आपने? क्या मजाक करा रखे हैं आप?
रावत साहब, पहली बार आप मंत्री बने हो, कम से कम सदन को तो गुमराह मत करो आप। ये तो आपके मंत्री का आंसर है, मेरा नहीं है। या तो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन उधर चल रहा है। आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वासघात होगा तो स्माइल नहीं करा जाता। आप पढ़े लिखे हो, विश्वासघात कोई आपके साथ करेगा तो स्माइल कोई नहीं करेगा। आपने क्या करा? आप खुद कह रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता, और अभी क्या बताया? 1700 तो आपको 1750 तो ड्रिंकिंग वाटर देना है, 286 आपको ये देना है फॉर योर DMRC, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको पानी देना है। कहां से दोगे आप इरिगेशन के लिए? तो यानी ईस्टर्न राजस्थान की जो लोग हैं वो विदाउट इरिगेशन रहेंगे। यही आप लोग चाहते हो ना, जो ईस्टर्न राजस्थान में नहीं, आप तो यही चाहते हो कि हम लोग विदाउट इरिगेशन रहे। हमने कुछ करा है कि नहीं करा? मंत्री महोदय, एक तो आप अपनी जगह पे बैठो फिर आप बोलो, आप बैठो अपनी जगह पे फिर आप बोलो। हमने कुछ करा है नहीं करा? आपने क्यों करा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। 5 लोग बोलने वाले हैं, हो गया 5 मिनट है सबके लिए, आधे घंटे की चर्चा है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है, क्योंकि आप भी अजमेर से आते हो, आप भी अजमेर से आते हो, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है। और करने वाला हमारे साथ विश्वासघात कौन है? जो मंत्री जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है, वही वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। विश्वासघात करने वाला वो आदमी है जिसने हमारे साथ ये करा। ये क्या कर रहे हो साहब? क्यों मार रहे हो इस जनता को? क्यों मार रहे हो इस जनता को? आपका मुद्दा आगे जवाब मत मारो। 7 लाख एकड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज इनने स्टेटमेंट दिया है, आज इनने स्टेटमेंट दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस। आज इनने स्टेटमेंट दिया, क्या पानी कम मिलेगा पहले से? तो ये कह रहे हैं इसमें 7 लाख हेक्टेयर पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। क्या आप पेपर के जरिए हमारे को, जनता को बेवकूफ बना रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? सत्य तो बोलो, सत्य बोलने का धर्म तो निभाओ। आप MLA बन के आए हो, आप हमारे साथ किस तरह से हमारे ईस्टर्न राजस्थान के साथ कटुराघात करोगे? विश्वास रिपीट हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये 28 जनवरी 2024 को जो समझौता हुआ है, मैं समझता हूं वो समझौता राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में रखा जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो MOU हुआ है, उस MOU में नया क्या है, सिवाय इसके कि हमने एक भीख मांगने का काम किया है कि हमने राजस्थान के पानी के हितों को गिरवी रख करके, बेच करके, जहां 3510, आपको ध्यान होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परियोजना जो एक एग्रीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश राजस्थान का 1999 में हुआ था कांग्रेस सरकार के दौरान, जिसको एंडोर्समेंट किया 2005 में बीजेपी सरकार में, जब माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी। उसी के आधार पर परियोजना तैयार की गई और यह परियोजना बैबकॉस ने तैयार की। और बैबकॉस मैं समझता हूं इंडिया की सबसे बढ़िया गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। आप कौन सी कंपनी लाएंगे पहले तो ये बता दें माननीय मंत्री जी। MOU आपने पढ़ा है क्या? पहले तो सदन पे MOU नहीं रखा गया अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो MOU सदन की कॉपी सदन की पटल पर रखना चाहिए, टेबल ही नहीं किया गया है। चर्चा किस पे हो? तो एक तो मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, MOU की कॉपी सदन के पटल पर तो रखें। आप चर्चा करा रहे हैं तो एक तो व्यवस्था का प्रश्न है, वो पटल पर ही नहीं रखा। उसका कारण हो सकता है कि MOU कॉपी अभी तक इन्होंने देखी ही नहीं हो माननीय मंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूं नया क्या है MOU में? 2 लाख तो रख दीजिए, पटल पर रखिए, ये तो डॉक्यूमेंट सदन का बन गया, आप रख नहीं रहे। आप ये बताइए, MOU में आपने कहा 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई, पहले भी इसी में DPR जो बनाई है, जो बनी थी आपकी सरकार के दौरान, 2 लाख हेक्टेयर है। 80,000 हेक्टेयर का जो पानी सिंचाई के लिए वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब है पहले कमांड एरिया था, PD कमांड हुआ, अब वो रिकमांड करेंगे और 13 जिलों को पानी मिलेगा। इसके अलावा क्या बता दीजिए? आप गिना रहे हैं जिले MP के 26 जिलों को मिलेगा।
अरे भाई 13 जिलों को पानी नहीं मिलेगा, आपका ही एग्रीमेंट है, ये वेबकोस्ट ने बनाया है डॉक्यूमेंट। तो हम तो राजस्थान से संपर्क रहे माननीय मंत्री जी, हमारा इंटरेस्ट केवल राजस्थान का है कि राजस्थान के 13 जिलों को पानी जो मिलना चाहिए, ये डीपीआर का ही पार्ट है, जो पुरानी डीपीआर है। और इसमें आप बैठिए। माननीय सदस्य, आपके जो नेता ने नाम दिए उन्हीं को पुकारो। कोई भी माननीय अध्यक्ष महोदय, एमओयू बनता है, मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, एमओयू बनता है तो एमओयू का पार्ट होता है कि कितना जन का आवंटन किया जाएगा। आपने जो एमओयू किया है ये क्या है भविष्य में, अभी भविष्य तय करेगा। ऑलरेडी 3510 का एग्रीमेंट हो चुका है मध्य प्रदेश राजस्थान का, आप कितना जल का आवंटन बढ़ाएंगे क्या? मैं तो माननीय मंत्री जी, एग्रीमेंट कब हुआ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ बताइए माननीय मंत्री जी। आप उत्तर एक तो एक बता दें, करवाएंगे क्या राजस्थान को बीच में नहीं बैठे बैठे ना क्या बोले। राजस्थान को इस एमओयू होने के उपरांत 3510 एमसीएम से अधिक पानी मिलेगा क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये डीपीआर कब बनेगी? क्योंकि जब डीपीआर वेबकोस्ट की ऑलरेडी है, इसमें कुछ नया क्या करेंगे, क्या दायरा होगा वो बता दें। तीसरा, बजट का आवंटन क्या है? आपने डीपीआर पहले भी बनाई थी, उसके ऊपर अगर आप देखें तो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर 14,000 करोड़ का प्रोविजन आप कह रहे थे, कुछ नहीं किया। आप देख के ही ईसरदा बांध को दौसा में जाइए, आप करीब 1100 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है। कॉर्पोरेशन बनाया, कॉर्पोरेशन बनते रहे, 800 करोड़ दिए तो अच्छा है, मैं कब मना कर रहा हूं? माननीय मंत्री जी, मना कौन कर रहा है? केवल माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने, और मुझे खेद है इस बात के लिए कि राजस्थान के हितों के साथ अन्याय किया है, केवल किस लिए कि यह परियोजना घोषित हो जाए और नाम क्या कर दिया? काली सिंध, चंबल और वो क्या नाम है, पार्वती काली सिंध परियोजना, नाम बदलने का काम। कारण क्या है? हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री आते हैं उनको वसुंधरा जी से बड़ी चिढ़ है, क्या उनको श्रेणी मिल जाए। अरे भाई, नाम वाजपेयी जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ रख देते, शेखावत जी के नाम पर रख देते थे, और कुछ कर देते, लेकिन केवल इस वजह से अपनी मूंछ बड़ी रखने के लिए, इसमें कुछ नया नहीं है। और मैं नहीं समझता कि एमओयू को, मुझे बता दें माननीय मंत्री जी, आपने अपने स्तर पर, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री जी ने अपने स्तर पर 28 जनवरी से पहले क्या अधिकारियों के साथ मंत्री जी ने इस एमओयू पर चर्चा की क्या? ये बता दिया जाए। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, ये राजस्थान की प्रदेश की जनता आपको बददुआएं देगी। हनुमान बेनीवाल का गला काट करके गिरवी रख दिया गया है। माननीय सदस्य, चर्चा करके मेरे द्वारा ही माननीय सीएम साहब को फाइल गई थी। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सबको ईआरसीपी पे सदन के अंदर चल रही है और इसका नाम बदल के जो एमओयू 28 तारीख को हुआ, पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज़्यादा जरूरी तो यह है कि राजस्थान के इन 13 जिलों को पानी कैसे मिले, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की भी सरकार रही थी, स्टेट में रही, दिल्ली में रही, आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था, आप कर लेते आपको कौन मना कर रहा था। लेकिन जो अभी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने बात कही थी, डॉक्टर साहब, ये ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मामला, ये सही कि राज्यसभा में डॉक्टर साहब उठाते थे, लेकिन लोकसभा में आपका तो कोई एमपी था नहीं, मैं ही उठाता था लोकसभा के अंदर। और मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा वो मैं अध्यक्ष जी आपको बता दूं, कुछ पिन पॉइंट आपको बताऊंगा। 24 मार्च 2022 को लोकसभा में आपके जल शक्ति मंत्री ने मुझे मेरे सवाल के जवाब में कहा कि ईआरसीपी जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है। फिर आपने वादा क्यों किया, चुनाव से पूर्व क्यों लोगों को बरगलाया? दूसरा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी को लेकर जिस संशोधित डीपीआर के एमओयू पर साइन किए, उस संशोधित डीपीआर और प्रथम बार डीपीआर बनी, उन दोनों की तुलना की जाए तो इस नई डीपीआर में पानी के कितने हिस्से को कम किया गया, आप ये बताएं। क्योंकि हमने जो सुना है, पहला तो अध्यक्ष महोदय ये कायदा होता है कि अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं हमारे पास उसकी कॉपी तो होनी चाहिए। एमओयू जैसे मंत्री जी, हमें पता चर्चा करें किस बात पे। ये तो भाषण देने वाली बात हो गई, बड़ी चौपड़ पे हम भाषण दे रहे हैं या कहीं और खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। ये एक मिनट, बड़ी चौपड़ नहीं है। एक मिनट, मेरा निवेदन ये है कि आप इसमें
1700-1800 लगभग जो पानी है MCM, वो तो खाली पीने का पानी उसके अंदर ही चला जाएगा। जो परिकल्पना हमने 3910 MCM की थी, 3510 में जो समझौता हुआ था, आप तो ये बताएं अध्यक्ष महोदय कि हमें इस राजस्थान को आप इसके माध्यम से कैसे पानी 13 जिलों में पिलाएंगे? एक तो नहीं हुआ, आप गलत बता रहे हैं। पहले हुआ था डॉक्टर साहब, कभी भी नहीं हुआ। पहले परिकल्पना की थी, ये ढंग से देख लो। कभी मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा। मैं जो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, 3910 की बात थी 1999 के अंदर, फिर 5 के बाद ये बात चालू हुई। उस समय शायद हो सकता है कि आप लोकसभा के अंदर चले गए होंगे, पीछे हो गए होंगे समझौता डॉक्टर साहब। तो मैं कह रहा हूँ 3510 पे बात हुई, उसके बाद आपने 1700 पे, ये आपके मंत्री ये कह रहे हैं जल शक्ति मंत्री, और जब MOU जयपुर के अंदर किया तो दिल्ली मंगा के पॉलिटिकल क्रेडिट जल शक्ति मंत्री क्यों ले रहे? जब यहाँ हो गया तो ये मंत्री जी भजनलाल जी सक्षम है, वहां के मुख्यमंत्री सक्षम है, और फिर वित्त का क्या किया आपने? फाइनेंस का इसके अंदर किया ही नहीं, वापिस लेके जाओगे वहां। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बरगलाना कि हमने ये काम कर दिया। हम ये चाहते हैं साहब, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी हमारे यहाँ, एक मिनट देखो मैं समाप्त कर रहा हूँ, पानी हमारे आ रहा जिन जिलों में पीने के पानी को लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जगह, हरियाणा पंजाब हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को नहीं दे रहा। हम कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की रही, आपने किसानों पर गोलियां भी चलाई। गड़साना रावला आपको याद होगा अच्छी तरीके से किस तरह किसानों ने साधत दी। 16 के अंदर आपने देखा होगा कि किसान के बेटे किस तरह शहीद हुए पानी के लिए। हम चाहते हैं कि पीने का पानी राजस्थान को मिले, सिंचाई का पानी राजस्थान को मिले। खाली भ्रामक प्रचार मत करो। महिला आरक्षण बिल लेके आगे परिसीमन के बाद 2047 में होगा। ये क्या बात कर रहे हो साहब? आप अगर ERCP का नाम भी बदल रहे हो तो कम से कम ये बता दो कि पानी कब तक आ जाएगा, कितना फाइनेंस की व्यवस्था रखी है। सदन में वहां हमें जवाब कुछ दे रहे हो, यहाँ बात कुछ कह रहे हो। कौन सा MOU हुआ? आनंद फान में आधे घंटे की चर्चा रख ली, जैसे कोई कल आज विधानसभा हो रही है तो चर्चा करा के आप क्रेडिट ले रहे हो। इनको मौका मिला नहीं तो इन्होंने आप विरोध किया, आपने चर्चा का समय दे दिया। ये मजाक बढ़ के रहेगी विधानसभा साहब। कुछ ऐसा कीजिए कि राजस्थान की जनता को राहत मिले, ये हमारी मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर 5 मिनट में खत्म। हाँ, मैं 5 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा सर। मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए माननीय किरोड़ लाल जी 2005 में भी मिनिस्टर थे, आज 2024 में भी मिनिस्टर हैं, और सारा इनके सानिध्य में चाहे DPR बनी हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के प्रतिभागी भी यही है। इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी आना है। और जो हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना बात करे ये परसों समझौता कर लिया। खास इनको भी साथ ले जाती है तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनके नोटिस में सारी बातें रहती। और एक मेरी मांग है, नहीं तो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं सर, आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं। माननीय अरे बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अगर ये समझौता टेबल हो जाता तो हम सदस्य भी पढ़ लेते और उस पर बोलते, लेकिन फिर भी जो समझौता हुआ है उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वाटर का मतलब क्वांटम ऑफ वाटर कितना है, यानी राजस्थान को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहूँगा, ये 1999 में माननीय अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ समझौता हुआ, उस समझौते की कॉपी भी है। और उसको बाद में ये अगस्त 2005 में वसुंधरा राजे जी ने इसको सेकंड किया, यानी उन मिनट्स को अप्रूव किया, वो भी है। और जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट बना, जो राजस्थान का हिस्सा था 3915 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग में लेना था। उसमें पेयजल के लिए 1723 और सिंचाई के लिए 1500, उद्योग के लिए 286। ये सही है कि अभी कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस PKC में पार्वती और काली सिंध और चंबल में पानी मिलेगा 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर। अर्थात जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उसमें उससे भी लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है, उस कम में आप 2 लाख हेक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे, जबकि आपका 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सिंचाई के सपने तो ईस्टर्न राजस्थान देखना बंद कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि
मध्य प्रदेश ने तो 1999 के बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया और उसमें से पार्वती पर पाटनपुर, नेपज पर मोहनपुर और कालीसिंध पर कुंडलिया, और जो कालीसिंध पर कुंडलिया बनाया उन्होंने उसमें 582 एमसीएम पानी और नेवज पर मोहनपुरा में उन्होंने 616, यानी कुल 1200 एमसीएम पानी तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश काम में ले रहा है अपने हिस्से का। और राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, सरकारें आती जाती है, ये मैंने पहले भी कहा आज भी कह रहा हूँ, वो दोनों वो सारे के सारे, चाहे नवनेरा है चाहे सरदा है, नवनेरा का 86% काम पूरा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आई है, मंत्री जी बताएंगे कब तक हो जाए। ये इसी योजना का हिस्सा है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये जो दो ही नाम थे जो अभी ये जा रहे हैं माननीय किरोड़ी लाल जी, क्योंकि सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, बोल नहीं सकते। एक शेर पहले धारता था, आजकल बंद हो गया हमारा शेर धारना। नहीं तो आज ये आदमी अगर बोलता और इनसे राय ली जाती तो आज राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि ये भी इसमें हिस्सेदार थे। और मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं कि 83 मेंबर ऐसे हैं उसमें, जिसमें आप भी हैं माननीय अध्यक्ष, और सब लोग हैं, ये माननीय मंत्री जी भी हैं और यहाँ जो मुख्यमंत्री वो भी हैं। ये सबके क्षेत्र में पानी कम हो जाएगा तो ये पीढ़ी तो आपको बददुआ देगी देगी। आने वाले लोग भी कहेंगे कि इन 83 लोगों को हमने चुन के भेजा था, बिना पढ़े इन्होंने राजस्थान के हितों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए ये समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह माननीय एक मिनट ही बोलूंगा माननीय। अब इसमें बार बार कहा गया टास्क फोर्स बनाएंगे, ये इनका समझौता अनऑफिशियल मेरे पास है, पढ़ा है मैंने इसको पूरा। इसमें लिखा टास्क फोर्स बना देंगे, कब टास्क फोर्स बनेगी? ये एनपीपी की बात कर रहे हैं और ये जिस पीकेसी की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 2004 में पूरे हिंदुस्तान में 16 परियोजनाएं ऐसी थी जिनको चिन्हित किया गया था आईएलआर में, इंटरलिंकिंग रिवर के अंदर चिन्हित किया गया था, उसमें से पीकेसी एक थी। अब आप 2004 का हवाला देते हुए और 2024 में समझौता कर रहे हो। अब तो जनसंख्या बढ़ गई। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2,81,000 और 83,000 जनसंख्या को पीने का पानी मिलेगा। माननीय मैं कहता हूं अफसरों से कि कम से कम मुख्यमंत्री को आंकड़े तो सही दिया करो। आज इन 13 जिलों की जनसंख्या 4.5 करोड़ होगी और आप कह रहे हो 2 करोड़ 81 लाख को पिलाएंगे। इसलिए इसको पहले मेरी फिर राय है माननीय अध्यक्ष जी, आपका ये पहले पढ़े। और एक मेरा सुझाव भी है माननीय अध्यक्ष जी, एक कार्यशाला तो करवा दो इस पर, इन 83 लोगों की, जिससे इनको पता तो चले हमारे साथ यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। ब्राजे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। माननीय अध्यक्ष जी, बोले जवाब, आपके 6 लोग बोल चुके, अब इनको बोलने दीजिए। ये शपथ दिलाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं। पहले आप ले लो, पहले और ये आप ले लो, जो जैसा करता है उसको याद वैसा ही आता है। किरोड़ी लाल जी ने सत्य बोला है, सत्य बोलेंगे, पर आप हमेशा असत्य बोलते हैं, असत्य बोलेंगे। आइए बोलने दीजिए, आइए। माने कई सदस्यों के बैठे न बोले, बोलिए। विचार मैंने सुने। माननीय मुरारी लाल जी ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा, और हमने बोहरा जी ने पूछा कि 75% डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। सुभाष जी ने पूछा कि एमओयू में क्या नया है और वेब कोर्स से सर्वे कराओगे क्या, भविष्य में कैसे डीपीआर बनेगी। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है, जो सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है। और यूनिस खान जी कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कितना पानी मिलेगा, वो 2500 एमसीएफ पानी बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि एमपी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया। तो ये स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे खड़ा हुआ था, तब गहलोत साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इनको किसने मना किया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब मैं बताता हूँ राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किया, मना नहीं कर रहे, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत हुए प्रयास, 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के 16,000 पुत्र थे
उन्होंने भी गंगा जी को अपने धरती पे लाने के किए थे, लेकिन हमारे भागीरथ भजनलाल जी आ गए, इसलिए चंबल हमारी बन गई। अब इसमें बोलने दीजिए, बैठे बैठे ना बोल रहे हैं माननीय, आपके समय किसी को बोलने नहीं दिया, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब जब इसमें नंबर आता नहीं, इसमें राष्ट्रीय परियोजना की जिद इनको है, जैसे एक बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है, वैसी जिद है, वैसे इनकी जिद है कि हमें राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है माननीय गहलोत साहब का पत्र है जो कमलनाथ जी को लिखा गया 8/7/2019 को नोट कर लेना, और 27/1/2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत के पत्र को यह कह के मना कर दिया कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे प्रोजेक्ट बनाओ, तब हम सहमति देंगे, नहीं तो नहीं सहमति देंगे। कर लो बात। अब ये बीमारी कहां से आई? ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। 11 नवंबर 1975 को आपका ही राज था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें कहा गया है कि द क्राइटेरिया ऑफ 75% डिपेंडेबिलिटी मे बी कंटिन्यूड फॉर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी अगर किसी को मेजर प्रोजेक्ट सेंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50%, CWC की गाइडलाइन मानती है 75%, और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी माननीय सदस्य बीच बैठे बैठे नहीं, ऐसे ही एक 21 सितंबर 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ, जिसमें था कि लोअर देन 75% वुड बी परमिसिबल ओनली फॉर द प्रोजेक्ट ऑन इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में तो 75% ही चलेगा। तो जो आप 2 बांध मध्य प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो यूनुस खान जी ने उठाया, वो इंट्रा स्टेट उनका मैटर था, इसलिए उन्होंने अपने बांध बना लिए। अब ये कह रहे हैं कि आपने पीकेसी कैसे जोड़ दिया, इनको पीकेसी पे प्रॉब्लम है। और पानी कितना मिलेगा ये एक बार में सबको संतुष्ट कर दूं, क्योंकि ये मामला ही ज़्यादा उठाया गया। डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा। कोई 2000 बता रहा है, कोई 2400 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है। मैं पूरे आप नोट कर लेना, ये जो डिमांड के हिसाब से है। और इसमें जो हमने समझौता किया है, पता नहीं आपने 3150 का आंकड़ा कहाँ से लिया है। 3150, 3600, 3900, 5000 ये बोल रहे हैं। पर मैं आप पूछ लेना, आप तो ये कह रहे हैं 3510 पे समझौता हुआ। कोई समझौता नहीं हुआ। डिमांड, हाँ DPR, मैं बता रहा हूँ DPR। अब आप DPR सुन लो। मेरी मैं अपना ये जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बीसलपुर एंड ईसरदा नोट करते जाना। अलवर जयपुर 128.03 MCM चाहिएगा। ईसरदा दौसा सवाई माधोपुर को 97.46 MCM चाहिएगा। जयपुर रूरल को 95.23 MCM चाहिएगा। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईसरदा इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, ये होगा अध्यक्ष महोदय 416.94%। फिर बीसलपुर डैम एडिशनल वाटर डिमांड फॉर बीसलपुर, जो अब जो डिमांड आई है वो है 476.48 MCM।
एडिशनल डिमांड फ्रॉम बीसलपुर इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, वह 619.42%। वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ बीसलपुर, उसको चाहिए 442.92%। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बीसल इंक्लूडिंग डेफिसिट, उसको चाहिए 1062.34 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड बाय PHED MCM टू कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज 54 MCM। टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू PHED, जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा, जो प्रेजेंट आंकड़ा है जो हमने PHED से मांगा है, वो चाहिएगा 1533.28 MCM। अब क्या आधार? अब क्या? हाँ, अब डिमांड को पूरा करें। हाँ बिल्कुल करें। वो मैं आ रहा हूँ। वो 2051 तक के लिए, 2051 तक के लिए। अब आया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब यह है ग्रॉस वाटर रिक्वायर इंक्लूडिंग 30% रिजर्वायर्स लॉसेज, ये 130 MCM। वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, सुन लो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज 565.82 MCM। अब वो कहाँ है आप देख लो, जो 26 डैम में मुरारी लाल जी बोल रहे थे, बाकी के लोग बोल रहे थे, सुन लो, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अरे आप माननीय सदस्य, ये आपकी आदत बंद करिए। जो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो 26 डैम आप बोल रहे थे, अरे आपके भी इतने लोगों की बात सुनी है इन्होंने। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, बैठिए, बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। आंकड़े पेश करो या आप DPR की बात करिए, और DPR वेबकोस कंपनी ने बनाई है। आपने ही सबसे पहले दौसा के बांधों को भरने के लिए कहा था। माननीय सदस्य, PHED से पीने का पानी का आप मना करिए, आपको दौसा में पानी चाहिए। माननीय सदस्य बैठो, विराजिए। अरे आप फिर आपके बीच में फिर बोलेगा कोई। बैठिए मिस्टर रोहित, बैठिए, सुनिए, बोलो। अब मैं आपको बता देता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं, इनको चिंता है बाकी के डैम कहाँ गए। तो 26 डैम को 402 MCM पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमांड की थी, आंदोलन किए थे, आप सुन नहीं रहे थे, तो आपने 53 डैम चिन्हित किए। क्यों मुरारीलाल जी? 53 डैम चिन्हित किए, उसको मिलेगा 150 MCM पानी इन रूट। मेरी बात सुनो, सुन लीजिए, फिर जहाँ से पानी चलेगा, क्या में सुनिए, आपके भी कई बातें सुनिए इन्होंने, आपकी भी सुनिए। जहाँ से पानी चलेगा जयपुर तक, वो 53 और 26 डैम हो गए जो रूट में पड़ेंगे। ये रूट में पड़ने वालों को 150 MCM, अजमेर के लिए 66.42 MCM, और तोरड़ी सागर के लिए 57 MCM, और ये अपना मालपुरा इंदरगढ़ के लिए 25.195। अब ये हो गया 2930.20, 2930.20। राजस्थान का भला हो। और आप जो माननीय राजा खेड़ा, अरे बैठिए, अरे चर्चा आधे घंटे की है। अरे इनका विषय आने दीजिए। माननीय सदस्य सुनिए, आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए, आपको भी, रोहित जी आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए। आपके भी बातें इन्होंने सुनी, आप भी सुनिए। एक बार सुन लीजिए, एक बात सुनिए, आपका नंबर नहीं है, आपकी बात हो गई। अरे आपकी बात हो गई, आप सुन, आपको 5 मिनट दिए थे, आपने विषय रख दिया। बोरा जी ने कहा, बैठिए, माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोले। श्री हरी जी मीणा, आपकी आत्मा, हरीश जी की आत्मा पहले बीजेपी में थी, जो कांग्रेस में चली गई, तो बदलती रहती है आत्मा। आप एक बार पूरा कर ले, उसके बाद एक बार पूरा कर ले,
एक बार पूरा कर ले। अरे बीच में मत बोले, एक बार पूरा कर लेने। 2930 हुआ अध्यक्ष महोदय। एक बार पूरा हो जाने के 400 बाद। फिर भी से बोलना बार बार। इसलिए हम तो इनका सहयोग कर नहीं रहे नहीं, हैं। कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हाँ बोलिए, ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं। हो गया 448 बोरा जी, 448 MCM पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही। अरे इस प्रकार अरे सुनो तो सही, एक बार सुनिए उसके बाद बोलिए। रोहित जी तो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं आप ही के क्वेश्चन पे, जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत ये बोलते हैं कि हम राजस्थान को 2412 MCFT पानी दे रहे हैं, या तो राज्यसभा में उनने आपको गलत फिगर दिए, ये बोल दें आप गलत फिगर दिए। अब सुनिए, इसमें 2412 मैं टेबल कर सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, टेबल कर सकता। आपको 2412 का फिगर उनने दिया और उनने क्या बोला कि राजस्थान को वी कांट गिव मोर देन दिस एंड वी विल नॉट बी गिविंग इरिगेशनल फैसिलिटीज, वी आर ओनली गिविंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू राजस्थान। दिस इज व्हाट माय इशू इज। आपके क्वेश्चन में लिखा है सर, मैंने नहीं बोला है। आप बोल चुके हो माननीय सदस्य, ये बात आप बोल चुके हो, रिपीट मत करेंगे। बोलिए। देखो मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूं, जो अब प्रेजेंट MOU में जो फाइनल होने जा रहा है, जिसकी DPR बनेगी, उसमें चारों DPR होगी। अभी 448 MCA पानी धौलपुर लिफ्ट को, इस प्रकार से हो गया 3378 MCM पानी, 3378 MCM पानी। अरे सब बोलोगे तो मैं आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को। माननीय सदस्य आप तो बिराजो, आप बोल चुके हो। पानी आएगा कहां से? आप बोल चुके हो, है ही नहीं, आप बोल चुके हो। पानी है ही नहीं, आप पानी आएगा कहां से? अरे ये बात आप बोल चुके हो, ये जो अरे ये बात आप बोल चुके हो। बैठिए, रिपीट मत करें, आप बोल चुके हो, माननीय अध्यक्ष आप बोल चुके हो। जिनका नंबर आएगा ये बता दीजिए MOU में कितना MCM पानी है, MOU में ये कितना मेंशन है, ये बता दो बस। छुपाना चाहती है, इसलिए तो सच्चे रेकॉर्ड पे आ रहे हैं, उसको बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। माननीय मुरारी लाल जी, इनको पूरा बोल लेने दो। माननीय मुरारी लाल जी, सुभाष जी गर्ग, इनका विषय अगर पानी नहीं है तो आप IRCP घोषित करके कहां से पानी लाते? कहां से लाते? क्षेत्र पे इतना पानी है ही नहीं। कितनी डिपेंडेबिलिटी पानी उपलब्ध होता सर? 50% हो जाए। इसका जवाब माननीय मंत्री जी मैं दे सकता हूं। आप दे चुके, मेरे पास डॉक्यूमेंट आपका भाषण हो गया, आपका भाषण हो गया, फिर औरों के कराने पड़ेंगे। मेरे को चर्चा समाप्त करनी है। और अध्यक्ष महोदय, ये पिछली कांग्रेस की सरकार ERCP की मांग कर रही थी। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना, फिर जवाब भी दिलाना है इनके। राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ERCP को। लास्ट 2015-16 के बाद से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते अध्यक्ष महोदय, तो 60% देता केंद्र और 40% राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केंद्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन बेतवा की लाइन पर ERCP प्लस PKC को देने के बाद में ये NPP का प्रोजेक्ट हो गया, और उस NPP का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में 90% मोदी जी देंगे और 10% भजन लाल देंगे। NPP ये पानी पैसा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, अरे आप बोल चुके हैं भाई। अरे मैं कह रहा हूं, एक मिनट साहब, डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा NPP तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया, NPP कौन सी है? अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि NPP क्या होती है। नदियों को जोड़ना, सुरेश सुनने का मादा भी रखो। अटल जी के समय सुरेश प्रभु एक कमेटी बनी थी, जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिन्हित की थी। उसमें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा हुई थी, तो उसको भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। उसी तरह से PKC पार्वती कालीसिंध चंबल योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम
अब ये कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, या आप घर से तो आपने दिया नहीं। हमारा पैसा अरे था, बैठे बैठे न बोले, हमारा पैसा, अरे जेब से कोई नहीं लाता। माननीय सदस्य, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, जेब से कोई नहीं लाता, आप भी नहीं लाते, ये भी नहीं लाते। ये दोनों जगह अध्यक्ष जी दोनों जगह वसुंधरा जी के समय भी लंबी पूरी राशि दी गई थी। एक दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन का जो पैसा था उसको डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया। मेरे जिले की स्थिति में वहां से पैसा दिया है, जल जीवन मिशन का पैसा दिया है। ये कहाँ का पैसा कहाँ का पैसा कहाँ, इसकी तो जांच कराओ और जांच करा के जैसा पहला हुआ देखिए, अब अरे मंत्री जी को बोलने दो भाई, आप बीच में खड़े मत होइए, अंकित नहीं हो इधर जो बीच में बोले। भाई ये तो आपको जानकारी है कि पीकेसी आइडेंटिफाई हुई थी, बीच अंकित नहीं होगा, बीच में बैठे या बीच में बोलने जानू, उनका केवल उन्हीं का अंकित होगा, केवल इन्हीं का अंकित होगा। समय मत खराब करिए, आगे चलना है। आप बोरा जी, आप 2-3 बार बोरा जी, ये तो मैंने जवाब दिलवा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्यमंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ को पत्र लिखा था, आपके मंत्री ने मना कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहमति दे दी, आप सहमति नहीं ले पाए। तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, धन्यवाद तो दो। इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सेंक्शन कैसे हो गया। सेंक्शन स्वीकृति पर आपत्ति है इनको, इसलिए भरपूर पानी मिलेगा। जो मैंने आंकड़े दिए उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, और गांव में जो सेलिनिटी है वो खत्म होगी, और गांव को 40% आबादी को पानी मिलेगा भरपूर, और 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ERCP पे बहस समाप्त। अगला राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो गया। ये हो गया, आधे घंटे की चर्चा थी, चर्चा हो गई, अब नहीं, अब कुछ नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ। श्री अर्जुन लाल जिंगर, अब हो गई, इतना उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया। MOU रखा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान वीरों की धरती है। अध्यक्ष महोदय, ERCP पर समझौता हो गया, फिर भाषण नहीं होगा। विपक्ष के पेट में घुटने पड़ रहे हैं, इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि राजस्थान का भला कैसे हो रहा है। डबल इंजन की सरकार अच्छे फैसले क्यों ले रही है? अर्जुन जिंगर बोलते रहे, आपके पेट में घुटने पड़ रहे हैं, आपको मिर्ची लग रही है, क्या तकलीफ हो रही है? जिंगर जी, ERCP का फैसला हो गया। अर्जुन लाल जिंगर अपना भाषण जारी रखें। आपको क्या तकलीफ हो रही है? तो आपको इतना मौका दिया, कांग्रेस सरकार रही, राज्य में भी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार भी, आप ये MOU नहीं करा सके। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये MOU आपको पहले करा लेना था, आप नहीं कर सके। ये MOU नहीं कर सके, इस कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब भजनलाल सरकार ने, हमारी सरकार ने अच्छा फैसला किया, आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब हमारी सरकार जब भी अच्छा फैसला लेती है तो आपको बड़ा तकलीफ होती है। ये तकलीफ हो रही है आपको, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे धोखा तो आपने 70 साल तक दिया है, आपने इतने वर्षों तक धोखा दिया राजस्थान की जनता को। पूरे हिंदुस्तान को डुबाने का काम आपने किया, पूरे राजस्थान को डुबाने का काम आपने किया। अभी भाषण आपकी कई बार राजस्थान में सरकारें रही, लेकिन आपने राजस्थान का भला नहीं किया। अब आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये पेट में दर्द चलता रहेगा। आज भजनलाल सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार में उनके बीच में समझौता हुआ है। इस समझौते को आप बचा नहीं पा रहे हो। ये
समझौता बचा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाओ। अरे मंदिर बन गया तो आपको तकलीफ, राम मंदिर बन गया तो तकलीफ, ये एमओयू हो गया तो आपको तकलीफ, मंत्री जी आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी और विपक्ष से बैठ गए हो और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये तकलीफ लेकर के आपने राजस्थान की जनता के साथ जो कुठाराघात किया है उसका राजस्थान की जनता ने आपको जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के वक्तव्य को यहाँ पर पढ़ा गया, अभिभाषण पढ़ा गया और पिछली सरकार की कमियों और उपलब्धियों के बारे में जो लेखा जोखा रखा गया, लेकिन उस लेखे जोखे के अनुसार यह सामने आया कि गत सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही है। सुनने के बाद अच्छा ऐसा लगा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार मात्र होटलों में रही और जनता के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इस सरकार ने मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री 5 स्टार होटलों के अंदर रहे, जनता का भला नहीं किया। यह जनता का भला नहीं करने के कारण आपको विपक्ष से बैठना पड़ा, सारे जनहित के काम बंद हो गए। यह सरकार, आपकी सरकार जनहित के कार्यों को कराने में नाकाम रही। ये पिछले 5 साल की सरकार सिर्फ माफियाओं के हाथों में खेलती रही और राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने का काम आपने किया। आपकी सरकार सुशासन नहीं दे सकी, राजस्थान का चौमुखी विकास करने में फेल रही। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, आम आदमी की परेशानी को सुन करके लोग भी बोलने वाले हैं, अपने सीटों में बैठिए। हमारी सरकार खुशहाल राजस्थान, विकसित राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को पुख्ता करेगी, लेकिन पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी और ऐसा लगता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावत चरितार्थ हो गई। पिछली सरकार में बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, थानों में, चिकित्सालयों में महिलाओं की आबरू को लूटा जाता रहा, रक्षक ही भक्षक बन गए। ऐसा लग रहा था कोई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे, पुजारी, संत, महात्मा भी सुरक्षित नहीं थे, दलितों पर अत्याचार किए जाते रहे, सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रही, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते रहे, जिसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान अपराध की भट्टी के अंदर जलता रहा। राजस्थान तुष्टिकरण के आधार पर यह सरकार को चलाती रही। उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, जयपुर के अंदर समाज विशेष के व्यक्ति की हत्या होती है, उसको 5 लाख का मुआवजा, 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, और कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, उसको 5 लाख का दिया जाता है। भीलवाड़ा में अशोक ताबड़े की हत्या होती है, चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है, जयपुर के अंदर महिला शिक्षक को दिन दहाड़े जिंदा जला करके हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से यह सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण के आधार पर चलाने का काम आपने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पिछली सरकार पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार की भट्टी में जो करके रख दिया। नहीं आएंगे। इस सरकार, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार बनवा, जमीनों में भ्रष्टाचार, जमीनों के आवंटन में भ्रष्टाचार, बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार, कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, नरेगा की कार्य में भ्रष्टाचार। अरे इंदिरा रसोई में भी तुमने भ्रष्टाचार किया है, बीज खरीद में भ्रष्टाचार किया है, दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसको आपने भ्रष्टाचार की भट्टी में नहीं झोंका हो। राजस्थान के अंदर जो
24 बार पेपर लीक करके युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय करने का काम आपकी सरकार ने किया। इस पूरे राजस्थान को आपने नाथी का वाड़ा बना करके बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, पेपर लीक करने का काम आपने किया और पीएससी की परीक्षा की मेरिट में आने वाले बेरोजगार युवाओं के हक को छीन करके आपने अपने रिश्तेदारों को आरएस बनाने के लिए उनका सहयोग करने का काम किया। बेटा बेटी बहू सगे संबंधी सबको आपने आरएस बनाने का काम किया और शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारों को नहीं बख्शेगी और पेपर लीक करने वाले गिरोह का बंडा फोड़ करके उनको जेल भेजने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनावी वर्ष में आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया। यह सिर्फ सरकार घोषणाओं की सरकार रही। कई जिले बना दिए, नगर पालिकाएं बना दी, विद्यालय खोल दिए, तहसीलें बना दी, कॉलेज खोल दिए, चिकित्सालय खोल दिए, उप चिकित्सालय खोल दिए, पदों का कोई प्रावधान नहीं रखा। आपने किसी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं रखा। आपकी सरकार अविवेकपूर्ण नीतियों के विरोध में दूरदर्शी निर्णय करके आर्थिक कुप्रबंधन करके पिछले 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की भट्टी में झोंकने का काम किया। आपने राजस्थान, हमारे समय में राजस्थान विकसित राजस्थान बनने वाला था, लेकिन आपने इसको कर्ज में डुबा करके वापस इसको बीमारू प्रदेश बनाने का पाप आपने किया है। यदि भारत के लेखा परीक्षण महालेखाकार की प्रतिवेदन को लेखे को देखें तो 18-19 के अंदर आपने 31 मार्च 19 को राज्य पर 3,11,74,000 करोड़ का भार देने का काम आपने किया। प्रति व्यक्ति ऋण 40,300 करोड़ रुपए का 40,300 रुपए का प्रति व्यक्ति भार आपने डालने का काम किया। 23-24 के अंदर ये कर्जा बढ़कर के 5,69,781 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति कर्जा 70,400 करोड़ रुपए का होने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीब कल्याण की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार भजन लाल जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के कार्यों को हाथ में लेकर के संपूर्ण राजस्थान को। श्री शांति धारीवाल, इसके बाद में नंबर नहीं आएगा यदि आप अपनी सीटों पे जाओ, अपने सदस्यों को सुनो। श्री शांति धारीवाल, परिवारों को आप अपनी सीटों पे जाइए। परिवारों को निःशुल्क रूप से शौचालय देगी। अगला नाम इधर से पुकार रहा हूँ। अब आपका नंबर गया। देगी, गरीब परिवार को पक्का मकान देगी, मीठे जल से नल कनेक्शन देगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हर घर को उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा, किसान सम्मान मिलेगी, परिवारों का इलाज निःशुल्क। आप लोग अपने सदस्य लेकर जाओगे, आपके सदस्य नहीं बोल पाएंगे, से जोड़ा जाएगा। आपके सदस्य नहीं बोल पाएंगे यदि सीटों में नहीं जाओगे तो। अगला नाम पुकार रहा हूँ, श्री राम सहाय वर्मा। बीमा योजना का लाभ मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, श्री राम सहाय वर्मा राजस्थान बनेगा और हमारा राजस्थान राजस्थान बनेगा। अध्यक्ष महोदय, 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित मान्य सदस्यों को बधाई एवं अभिनंदन के साथ महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन के मताधिकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास करके हमें जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान किया। लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण करना ही हमारा प्रमुख ध्येय है। विगत 5 वर्षों में पूर्ववर्ती सरकार के आंतरिक अंतर्विरोध और खींचतान ने राज्य के विकासोन्मुख नीति एवं निर्णय को असमता के कारण ही आज आप विपक्ष में बैठे हैं। हमारा संकल्प सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेगा। हमारा संकल्प पत्र हमारे कार्य योजना, इस कार्य योजना पे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के साथ ही राज्य के विकास पे अपना फोकस केंद्रित किया है। समाज के वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं में किस प्रकार लाभान्वित करके अंत्योदय उद्धार किया जाए, इसे तो हमारी सरकार निरंतर अग्रसर रहेगी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निवाई पिपली की जनता को, जिन्होंने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजकर क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए चुना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से देवधाम जोधपुरिया, हरबावता आश्रम, नटवाड़ा में बद्री विशाल मंदिर, शिवाड़ के शिव मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इन स्थानों पर पर्यटन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है तथा आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा निवाई में फूड पार्क का बनाना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न तक पूछा गया, जबकि निवाई में आज दिन तक कोई फूड पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा निवाई में घोषित बस स्टैंड का निर्माण, रेलवे लाइन पुलिया का निर्माण, ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण, देवनारायण छात्रावास आदि का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। मैं इस अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थाना गाजी में हुए रेप कांड को प्रशासन ने 7 दिन तक दबा के रखा, क्योंकि उस समय तत्कालीन सम्मानीय मंत्री टीकाराम जूली जी को प्रोटोकॉल में व्यस्त रहा, जिससे निजी व्यक्तियों को शामिल होने की आशंका है। पूर्व मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के श्री डोटासरा जी, जो आलू से सोना निकालते हैं, इसी तरह इन्होंने शिक्षा मंत्री बन के आरपीएससी में अपने चहेते परिवार के 4 सदस्यों का सिलेक्शन करवाया। मैं इस पे और आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के संदर्भ में सम्मानीय सदस्य मेरे जुबेर खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज़ादी में मुसलमानों का महत्व तो बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं, जिसमें साइबर क्राइम में तो जामतोड़ा तक को पीछे छोड़ दिया। मेवात क्षेत्र को हिंदुओं से पलायन हो रहा है तथा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही मेवात में धर्मांतरण ही नहीं अपितु संगठित अपराध को चरम पे है। हिंदुओं का पलायन तो सुप्रीम कोर्ट तक की याचिका दायर हुई है। मेवात ब्रजमंडल का वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में ठगों द्वारा अपने घरों में एटीएम लगाए हुए हैं तथा बैंकों में फर्जी खाते खुलवाए हुए हैं, जिसमें करीब 200 करोड़ की ठगी का अनुमान है। करौली हिंसा में पीएफआई मामलों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा की गई मदद सबके सामने आ चुकी है, जिसमें 10 से अधिक मुकदमे वाले व्यक्ति को गहलोत सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र राजनीतिक संरक्षण के कारण गोकशी, वाहन चोरी, लूट डकैती से लेकर साइबर क्राइम तक का गढ़ बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, अलवर तथा भरतपुर जिले में तिजारा, किशनगढ़, बास, कामा शहरों में मुस्लिम आबादी का अत्यधिक प्रभाव है। अतः मेवात को अर्धसैनिक स्थल भेज के मेवात को अपराध मुक्त करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रफीक खान जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना काल में समाज सेवी हाजी रफ्तार अली की अंतिम यात्रा में 15,000 लोगों को जुटवाया। इस संबंध में रामगंज थाने में रफीक खान जी तथा 11 अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि हाजी साहब की स्वयं की अपील पर ही ईद का जुलूस तक रोका गया। इस अंतिम यात्रा में पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 100 से ज्यादा पुलिस जवान स्वयं डीसीपी अनिल पारिस देशमुख, आरपीएस सुमित शर्मा, रामगंज थानाधिकारी बीएल मीणा एवं सुभाष चौक थानाधिकारी भूरी सिंह मौके पे मौजूद रह के इस यात्रा को देखते रहे। महोदय, विधायक रफीक खान जी ने जयसिंहपुरा, खोर तथा अन्य इलाकों में करीब 30,000 मुस्लिम आबादी, जिसमें रोहिंग्या भी शामिल है, के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में जुड़वाए। महोदय, इस मामले की जांच करवाना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि विगत पूर्व सरकार के समय में माल प्राप्त तुष्टीकरण की राजनीति के तहत पुरानी तहसील में गुजर मोहल्ले में तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवकों को उलाहना देने के मामले में पत्थरबाजी हुई तथा देर रात तक शांति भंग होने के कारण 148 लगाई गई, जिससे 2 पक्षों के बीच जड़ी होना बताया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि
पूर्ववर्ती सरकार में संसदीय कार्य मंत्री केवल गहलोत साहब को खुश करने के लिए ये तक कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनकी जांच कराई जाए और इनकी पूरी जांच हो। मैं आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रफीक खान, आप सबसे एक बार पुनः अपील कर रहा हूं, अपने अपनी सीटों पे जाइए। आपके सदस्य बोलने वाले हैं, नहीं तो फिर किसी का नंबर नहीं आएगा। एक बार पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपनी सीटों पे जाओ। आपका प्रोटेस्ट हो गया, आपकी बात आ गई, अपनी सीटों पे लौटे। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी सीटों पे लौटे, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा कार्रवाई में। आपसे पुनः निवेदन है, श्री सुभाष गर्ग, डॉक्टर सुभाष गर्ग, डॉक्टर रितु बनावत, बोलना शुरू करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं लोहागढ़ की बहू और मेवाड़ की बेटी, जिसको आपने सदन में बोलने का मौका दिया, साथ ही आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बयाना की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने दोनों पार्टियों को चितकर विकास की आवाज़ बनने का अवसर प्रदान किया। आज समस्त भारतवासी सौभाग्य की दिवाली मना रहे हैं और हमारा बयाना परिवार तो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है। जो राम मंदिर में पत्थर लगा है वो हमारी धरती के गर्भ से निकला है। और जैसा कहते भी हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम सब राम जी की विशेष कृपा से यहाँ पहुँचे हैं और माननीय भजनलाल जी सरकार पर विशेष कृपा हुई। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आज भरतपुर जिले को विशेष सौगातें आपके द्वारा दी जा रही हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पीकेसी ERCP पर बधाई। मोदी जी और आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी बधाई। अध्यक्ष महोदय, हमारा अन्नदाता आज परेशान है। रात में कड़ाके की सर्दी में सिंचाई करने को मजबूर है। बयाना विधानसभा क्षेत्र के 3 किसानों की रात में सिंचाई करते हुए अभी तक मौत हो चुकी है। मेरा आपसे आग्रह है, साथ ही आवारा पशुओं को के कारण से 5 लोगों की मौत पिछले 6 महीने में बयाना विधानसभा में हो चुकी है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इसके निदान हेतु नंदीशालाओं का पंचायत या उपखंड स्तर पर निर्माण करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर जिला औद्योगिक विकास में ठप पड़ा हुआ है। सिमको और डालमिया जैसी कंपनियां बंद होने की कगार पर है और दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो एक महीने बंद होती हैं, जबकि मथुरा दिल्ली के निकट होने पर भी NCR में नहीं आता और NCR का जो फायदा अलवर को हुआ है उसका 1% भी भरतपुर जिले को नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें NCR के हिसाब से जो विकास मिलना चाहिए, अगर विकास नहीं मिलता तो हमें NCR में से मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर औद्योगिक विकास की ज़्यादा स्थिति नहीं है और यहाँ पर कोई भी बड़ी कंपनियाँ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर गंभीरता को देखते हुए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस समस्या का निदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर से आते हैं और उनका विजन भी भरतपुर के विकास का रहा है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा क्षेत्र कृषि और पशुपालन का क्षेत्र है और यहाँ पर आपसे निवेदन है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वेटरनरी यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। पूर्वी राजस्थान में बिजली का स्थायी संकट हमेशा रहता है और इस स्थायी संकट को दूर करने के लिए पूरे पूर्वी राजस्थान में कोई भी पावर प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए। यद्यपि धौलपुर में गैस पर आधारित पावर प्लांट है, लेकिन वह भी बंद पड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बीजेपी जो है उसने लगातार पहले पूर्ववर्ती सरकार से ये अपील की थी कि वैट को घटाया जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण राजस्थान वासियों को लाभ मिल सके। और क्योंकि हमारा
हमारा जो पूर्वी राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा से सटा है या यूपी से सटा है, वहाँ पर हर लीटर पर लगभग 8 से 10 रुपए की कमी रहती है। लेकिन सीमावर्ती राज्यों एनसीआर पीबीएम को आवंटित राशि राजस्थान को एनसीआर में ही हो, ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहूँगी कि डीजल और पेट्रोल पर वैट कम होना चाहिए, ताकि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें जो पेट्रोल पंप है उनको भी लाभ मिल सके, क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिल सके। और हमारी पहले से ये मांग रही है, बीजेपी ने भी इसके लिए आंदोलन तक किए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस मांग को पूरी करते हुए तुरंत वैट घटाया जाना चाहिए। यातायात की सुगमता के लिए बयाना और रूपबास में बस स्टैंड का निर्माण करना, क्योंकि कनेक्टिविटी है जो विकास का आधार है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अभी आप देखिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी बयाना और रूपबास में बस स्टैंड तक नहीं है, और बयाना में जो बस स्टैंड है वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि बयाना और रूपबास दोनों जगह बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए, और जो रोडवेज की बसें बंद हो चुकी है, क्योंकि रोडवेज की बसें पहले बयाना में 10 चलती थी, आज 4 भी नहीं चल रही है, तो मैं कहना चाहूँगी कि रोडवेज की बसों को ज़्यादातर कनेक्टिविटी के साधनों को उपलब्ध कराया जाए, जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि स्टेट हाईवे नंबर 1 को NHI को दिया जाए, नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाए, बयाना में बाईपास निकालते हुए सवाई माधोपुर तक 4 लाइन बनाया जाए, और इसको आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कनेक्ट किया जाए, जिससे विकास को नव पंख लग सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो ये वर्तमान सरकार है उसको गुड गवर्नेंस देना है राजस्थान को, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वर्तमान में चिकित्सालयों में डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, स्कूलों में शिक्षक हो, पुलिस के पास स्टाफ हो। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती सरकार में देखा कि जो पुलिस थी वो केवल और केवल मंत्रियों की सुरक्षा में ही खड़ी रहती थी, जनता के दुख दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो सरकार है उसको ये प्रयास किए जाने चाहिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी केवल मंत्री और सांसदों की सुरक्षा में ना रहे, बल्कि जनता के दुख दर्द को कम करने में अपना योगदान दे पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ERCP के माध्यम से 5 वर्षों में पानी आएगा, लेकिन तब तक किसान क्या अपने हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? मेरे क्षेत्र का वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि गंभीरी नदी में रेगुलर पानी छोड़ा जाए। पाचना बनने के बाद लगातार भरतपुर जिले के हितों पर कुठाराघात हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लगातार गंभीरी नदी में पानी छोड़कर और ERCP की योजना में गना पक्षी विहार को तक जोड़कर भरतपुर जिले को अपने हक का पानी दिलाएं और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही मैं ये कहूँगी कि राम मंदिर के निर्माण में बयाना का पत्थर सर्वो उपयोगी रहा है, और उसी पत्थर को जब 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में दिवाली मनाई जा रही थी, उस समय उस बंसी पहाड़ का जो पत्थर है वो अवसाद की दशा में था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतना सौभाग्यशाली है कि वहाँ राम मंदिर का पत्थर जा रहा है, किंतु वहाँ का जो व्यक्ति है जो उस पत्थर को जमीन के गर्भ से निकालता है वो आज भी मजदूरी के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार खनन निधि पर पुनः रिव्यू करे और ऐसी योजना बनाए कि वहाँ का स्थानीय ग्रामीण 1-1 हेक्टेयर की लीज दी जाए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। लादू लाल पितलिया, चाहती हूँ कि आपका लगातार सहयोग माता की जय, बहुत जरूरी है। श्याम की जय, और जय जय श्री राम। दोनों ही पार्टियों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टियों की मुझे राज्यपाल आगे बढ़कर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मुझे यहाँ पहुँचाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बयाना रूपा क्षेत्र कांग्रेस कुशासन और कांग्रेस की गलत राजनीति से सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में
मेरे को पहली बार 62,800 वोट देकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में दूसरा नंबर वोटों से जिताकर सदन में भेजा। उसके लिए मैं मेरी सभी साहड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ये जो बोल रहे हैं इनके सामने इनकी असलियत बताता हूं मैं, ये क्या है और कैसे है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में रायपुर के अंदर 8 महीना पहले, सुनिए आप, 8 महीना पहले आपकी करतूती है। 8 महीना पहले हमारे भगवान का प्रोग्राम चल रहा था। आप लोगों ने रात के टाइम में 12 बजे हमारा विशाल वैष्णव की भक्ति संध्या चल रही थी, उसमें रात को पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाकर सभी भक्तगण को लाठीचार्ज किया, आप लोगों ने करवाया। और आज भी 29 लोगों के ऊपर केस चल रहा है। ये आप एकजुट के खड़े होकर देखो, आपकी असलियत कारनामा मैं बताता तो देखो, आपका कारनामा देखो, आप एक साथ में खड़े हो। और उस टाइम में रात को हमारे घरों से निकाल कर आप लोग प्रशासन भेजकर उनके ऊपर लाठियां बरसाई, ये आपका असली चेहरा है। और आप लोगों के विधायक द्वारा एक शिव जी भगवान की मूर्ति स्थापना कराते हो सुबह और शाम का टाइम में विशेष समुदाय की बात सुनकर भगवान की मूर्ति को वापस उठाकर लेके जाकर रख देते हो। ये आपका असली चेहरा है। भगवान के नाम पे ऐसा लोग आप लोग करते हो। और तो और बताता हूं आपको, आप लोगों का हमारे उधर जब पहले जमाने में हमारा गढ़ था सनातन धर्म का, आप लोगों ने क्या किया बताता हूं, देखो आप लोग हमारा क्या रायपुर जिला भीलवाड़ा में एक मेवाड़ सियासत का पुराना गढ़ है। क्या यह गढ़ नजूल संपत्ति है? और क्या यह गढ़ 1965 में तक सार्वजनिक निर्माण के अधीन रहा है? और ये क्या यह गढ़ 1989 तक एक घास नीलामी होती रही? क्या इस गढ़ के अंदर एक पुराना कुआं था और किसके आदेश से इसे आप लोगों ने बनाया गया? और वह पुराने कमरे को किसके आदेश से तोड़ा गया? और 1970 से पहले आप लोग सुनो, बोलने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई सुनो, सच्चाई सुने की सहन शक्ति रखो, सच्चाई सुनो, बोलने से कुछ नहीं होता है। 1970 से पहले इसमें हिंदू देवी देवता और हमारे शिवलिंग की मूर्तियां थी, वो कहाँ गई? जवाब दो। 2003 में सार्वजनिक विभाग के आदेश द्वारा यह संपत्ति देवस्थान विभाग को सौंपी गई थी। किस कारण से आप उस टाइम उक्त आदेश का पालना क्यों नहीं किया? और वर्तमान में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में तहत अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद भी आपने क्यों नहीं हटाया गया? यह है आपका चेहरा। और हमारे उधर तेजाजी भगवान की जयंती और प्रभु श्री राम की जयंती में रैली निकालने के लिए आप लोग तक परमिशन नहीं देते हो। यही आपका असली चेहरा है। और आप लोग को बताता हूं आपका चेहरा। सब चलेगी। और आप लोगों के राज में इतने साल हो गए, हमारी साहड़ा विधानसभा के अंदर तुष्टीकरण राजनीति आप लोगों ने की है। हम उधर आने जाने की व्यवस्था नहीं है। गांव में मेरा रायपुर से भीलवाड़ा जाने में 3 घंटा लगता, वो आप लोगों के विधायक के द्वारा हमारी सरकारी बसें अभी तक नहीं लगी है। यही आपका चेहरा है। तालियां पीटने से कुछ नहीं होता है। आज 30 साल और 40 साल हो गए, हमारी जनता को बहुत तकलीफ पड़ रही है। और भी हमारे उधर
इधर भी जाने के लिए बसें नहीं है। आप लोगों द्वारा एक एक बस चालू की है, वो भी आप और हमारे पूर्व विधायक के भाई लोग ने उनकी बसें चल रही है। रायपुर से भीलवाड़ा, रायपुर से सूरत, रायपुर से अहमदाबाद, रायपुर से बंबई, पूर्व विधायक के द्वारा यह बसें